तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। एक दूध और पानी के 24 लीटर मिश्रण में 15% पानी है, तो उसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें क्या बोला जा रहा है कि एक मिश्रण है जिसमें पानी की मात्रा 15% है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया कि एक तो हमारे पास मिश्रण है और उसमें हम पानी और मिलाने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी दी हुई है, 15% दी हुई है, ठीक है। तो मैं इसको लिख लूंगा कि 15% मिश्रण में पानी की मात्रा है, ठीक है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है, पानी में पानी की कितनी मात्रा है, ये तो 100% पानी है, ठीक है। तो इसमें आपको 100% लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें एलिगेशन मेथड लगा देंगे। हमने मिश्रण को मिला लिया और इसमें पानी को मिला लिया, ठीक है। और जो नया मिश्रण प्राप्त होगा उसमें पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 40% होनी चाहिए। तो बीच में आपको 40 लिखना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 40% लिख लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पे 40 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 100 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब देखिए नीचे वाली वैल्यू अनुपात में होती है, ठीक है। यानी कि मिश्रण यदि 60 है तो पानी हमें कितना मिलाना है, और 25 मिलाना है, ठीक है। लेकिन ये अनुपात में है तो इसको काट के छोटा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। और इसे 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिश्रण की मात्रा यदि 12 है तो पानी कितना मिलाना है, 5 मिलाना है। लेकिन यहाँ पे लीटर में हमें कितना दिया हुआ है कि मिश्रण 24 लीटर का है, ठीक है। तो अगर मिश्रण 24 लीटर का है तो इसको 24 बना देंगे, कैसे, इसे 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 24 लीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमने इस वाले अनुपात को 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 10 लीटर आ जाएगा। यानी कि मिश्रण यदि 24 लीटर का है तो पानी कितना मिलाना है, 10 लीटर पानी मिलाना है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। ए ने 15,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद बी कुछ धन निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5:6 के अनुपात में लाभ हुआ तो बी ने कितना धन निवेश किया था, यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में उन्हें 5:6 के अनुपात में लाभ हुआ है, ठीक है। यानी कि हमें लाभ का अनुपात दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष का समय है, ठीक है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ बोले जा रहा है कि ए ने 15,000 का निवेश किया है, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे 15,000 और ये ए का निवेश है, ठीक है। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि ये ए का निवेश है और नीचे बी का निवेश लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 4 महीने बाद बी ने कुछ धन निवेश किया है जो कि हमें बताना है, ठीक है। तो इसे मैं मान लूंगा कि इसने x रुपए का निवेश किया है, ठीक है। और इन दोनों को भाग में ले लेना है, ठीक है। अब देखिए ये है 4 महीने बाद आया, बी जो है वो 4 महीने बाद आया है, लेकिन ए शुरू से उस व्यापार में जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसका पैसा पूरा 12 महीनों के लिए लगा रहा है, तो समय कितना आ जाएगा, 12 महीने। और जो बी है वो 4 महीने बाद आया, यानी कि उसका निवेश कितने समय के लिए है, 8 महीने के लिए है, ठीक है। 12 में से इस 4 को घटा के आप लिख सकते हैं कि उसका निवेश 8 महीने का है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना था, धनराशि का और समय का गुणा करना था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने नीचे इसकी धनराशि और समय का गुणा कर लिया। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये लाभ के अनुपात के बराबर आ जाएगा जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 5:6 के बराबर हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके हमें x की वैल्यू निकालनी है बस, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो ऊपर 5 है इससे 15 को काट दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से काट लेंगे तो देखिए दोनों को 2 से काट लेते हैं तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा। अब इस 4 से ऊपर 12 को काट लेंगे तो ये 3 पे कटेगा, ठीक है। अब इस तरफ देखिए 1 बचा हुआ है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे इस तरफ x आ जाएगा और 3 का गुणा इधर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3,000 को 3 से गुणा करेंगे तो 9,000 और 9,000 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई है, 27,000 रुपये। और x हमने किसे माना था, जो b ने धनराशि निवेश करी थी, यानी b ने कितना धन निवेश किया था, 27,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है।
तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। राजेश और अविनाश ने क्रमशः 26,000 रुपये और 35,000 रुपये निवेश कर एक व्यापार शुरू किया। राजेश ने 7 महीने बाद व्यापार छोड़ दिया। यदि वर्ष के अंत में अविनाश को 9,000 रुपये का लाभ मिला तो कुल लाभ कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है कि राजेश ने 26,000 रुपये का निवेश किया और अविनाश ने 35,000 रुपये का निवेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे राजेश की जगह मैं आर लिख रहा हूँ और अविनाश की जगह ए लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने 26,000 का निवेश किया है और अविनाश ने 35,000 का निवेश किया है। ठीक है, इसको आपको भाग में लिखना होगा बटे में। अब देखिए यहाँ पे समय का इसके साथ गुणा करना होगा कि कितने कितने समय के लिए निवेश किया है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि राजेश ने तो 7 महीने बाद व्यापार को छोड़ दिया था। ठीक है, और यहाँ पे वर्ष के अंत की बात की जा रही, यानी कि अविनाश ने पूरे साल व्यापार किया है। ठीक है, तो देखिए इसने 7 महीने बाद छोड़ा था, तो यानी इसने 7 महीने तक पैसे का निवेश किया और इसने पूरे 12 महीने तक निवेश किया है। ठीक है, अब देखिए इनको काट के सॉल्व कर लेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी। ठीक है, और 7 से 35 को काटेंगे तो 5 पे कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को 2 से और काटा जा सकता है, तो काट लेते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ऊपर 13 आ जाएगा और नीचे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इनके लाभ का अनुपात आया, यानी कि इसका राजेश का कितना है 13 है और इसका कितना है अविनाश का 30 है लाभ। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि अविनाश को 9,000 रुपये का लाभ मिला है। ठीक है, अनुपात में कितना है 30 यूनिट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अविनाश का जो लाभ है वो अनुपात में कितना है 30 यूनिट और रुपयों में कितना दिया हुआ है 9,000 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमसे क्या पूछा जा रहा है कि कुल लाभ कितना है। कुल लाभ कितना होगा अनुपात में, इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 30 अनुपात की वैल्यू हमें पता है, हमें 43 अनुपात की वैल्यू बतानी है। तो पहले इसे 1 अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, तो दोनों तरफ 30 से भाग करना होगा। इसे 30 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 43 अनुपात बनाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 43 से गुणा कर देंगे और देखिए यहाँ पे 43 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 129 आ जाएगा और ये 2 जीरो लग जाएंगी, यानी कि 12,900 रुपये आ गई है 43 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा। कुल लाभ कितना है 12,900 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 10% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह उस वस्तु को 20% कम कीमत पर खरीदता और 18 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को बेचने पर दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य मान लेंगे, यानी कि सीपी को 100 मान लेते हैं। ठीक है, कि उसने 100 में खरीदा है। ठीक है, अब उसे 10% का लाभ हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे इसमें 10% की वृद्धि कर देंगे तो कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ गया 110 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, यदि वह उस वस्तु को 20% कम कीमत पर खरीदता, यानी कि पहले उसने 100 में खरीदा था, अब 20% कम में खरीदता बोला जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि वो उसे 80 में खरीदता। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ये भी क्रय मूल्य है दूसरा। ठीक है, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर वो उसे 20% कम कीमत पर खरीदता और 18 रुपये अधिक में बेचता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सीधा इसमें 18 रुपये की वृद्धि नहीं कर देनी है, क्योंकि हम अनुपात में ले रहे हैं सारी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाले पार्ट को छोड़ देंगे और ये वाला सॉल्व करेंगे। देखिए तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए अगर वो 80 में खरीदता तो उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि इसमें 40% की वृद्धि कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 80 का 40% कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इसमें 32 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 18 रुपये अधिक में बेचता,
पहले अनुपात में कितने का बेच रहा था, 110 का, और अब कितने का बेच रहा है, 112 का, यानी कितने अधिक में बेच रहा है, 2 यूनिट अधिक में बेच रहा है। ठीक है, पहले 110 का था, अब 112 का बेच रहा है, यानी 2 अनुपात अधिक में बेच रहा है। और रुपयों में क्या बोला जा रहा है कि 18 रुपये अधिक में बेचता है, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 अनुपात की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 18 रुपये के बराबर है। ठीक है, इसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, अब देखिए जब भी ऐसा सवाल आएगा तो क्रय मूल्य कौन सा होगा, जो पहले वाला होगा, यानी कि 100। हमें 100 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 2 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली है। ठीक है, अब इसे 100 यूनिट की वैल्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 को 50 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 यूनिट आ जाएगा। अगर हमने इस तरफ 50 से गुणा किया है तो दूसरी तरफ भी 50 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 18 पंजे कितना होता है, 90, और एक जीरो लग जाएगी, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू रुपयों में कितनी आ गई, 900 रुपये, यानी कि उसका क्रय मूल्य 900 रुपये है। ठीक है, तो दोस्तों ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। सुधीर अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 30% वृद्धि हुई तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि सुधीर अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, ये तो जानकारी हमें दी गई है, लेकिन पहले देखिए यहाँ पे क्या देखेंगे कि उसकी आय में 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगर हमें आय में 25% की वृद्धि करनी है तो कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जिसमें 25% की वृद्धि करना आसान हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो 80% खर्च करता है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि उसकी जो आय है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो आय को मैंने 100 रुपये मान लिया ताकि इसमें 25% की वृद्धि हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए 80% खर्च कर देता है वो, तो यानी कि उसका खर्च कितना हो जाएगा, 80 रुपये ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसने 80 रुपये खर्च कर दिए 100 में से, तो बचत कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ कि उसकी बचत 20 रुपये की है। ठीक है, अब देखिए आय में 25% की वृद्धि कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 25 जमा करेंगे तो कितना आएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, अब उसकी नई आय कितनी है, 125 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उसके खर्च में 30% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 30% की वृद्धि करनी होगी। तो देखिए यहाँ पे इसका 10% कितना होगा, 8 होगा, तो 30% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि इसमें 24 की वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आय कितनी है, 125, उसमें से 104 रुपये खर्च कर रहा है, तो यानी कि बचत कितनी कर रहा है, 125 में से 104 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यानी कि उसकी बचत पहले 20 थी और अब 21 हो गई है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो पहले देखेंगे कि उसकी बचत में कितने की वृद्धि हुई है, 1 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये वृद्धि हमें प्रतिशत में बतानी है, तो प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, देखिए 1 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक है, और किस पे हुई है, 20 रुपये पे हुई है। ठीक है, तो इसे 20 से भाग कर देना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा भी करेंगे। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से 10 को काटेंगे तो 5 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि उसकी बचत में 5% की वृद्धि हुई है। ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है, तो इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे, यहाँ पे एक 45 लीटर का दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात हमें 7:2 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 45 लीटर का मिश्रण है हमारे पास। ठीक है, और इसमें दूध और पानी का अनुपात कितना कितना है, 7:2 है। ठीक है, अब देखिए मिश्रण की कुल मात्रा कितनी है, 45 लीटर। ठीक है, और अनुपात में कुल मात्रा देखेंगे तो 7 जमा 2 यानी 9 यूनिट है। ठीक है, अनुपात में 9 यूनिट है, और लीटर में कितनी है, 45 लीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले हम एक अनुपात की वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों तरफ 9 से भाग करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 लीटर आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर एक अनुपात की वैल्यू 5 लीटर है तो 7 अनुपात की कितनी होगी, 5 का गुणा 7 में कर देंगे तो यानी
35 लीटर हमारा यहाँ पे दूध है, तो मैं यहाँ पे मिल्क लिख दूंगा, ठीक है। और पानी कितना है, 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10 लीटर पानी है, ठीक है। तो नीचे वाटर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 हो जाए। यानी कि हमें इसमें पानी और मिलाना है। तो कितना पानी मिलाना है ये तो हमें पता नहीं है, तो हम इसमें x लीटर पानी और मिला देंगे, ठीक है। x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। हम मान लेते कि हमने इसमें x लीटर पानी और मिला दिया, ठीक है। अब देखिए दूध और पानी कितना कितना हो गया, 35 लीटर तो दूध है और पानी कितना है, 10 जमा x है, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा, ऊपर तो 35 आ जाएगा और नीचे 10 जमा x आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे हिसाब से दूध और पानी का अनुपात ये है, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके सामने 5/3 लिख देंगे। तो दोस्तों अब इसे सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से काटा जा सकता है, तो 5 से इसे काटेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया तो इसका गुणा 1 में कर देंगे तो कितना आएगा, 10 जमा x ही आ जाएगा, ठीक है। और 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 10 को उधर भेज देते हैं घटाने के लिए, तो 21 में से 10 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि उसमें हमने x लीटर पानी मिलाया था ना, जो उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 11 लीटर आ गई है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे यानी कि हमें उसमें 11 लीटर पानी और मिलाना होगा। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में बढ़कर 7,500 रुपये हो जाती है और 8 वर्ष में बढ़कर 8,400 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कोई धनराशि है जो 5 वर्ष में बढ़कर 7,500 रुपये हो जाती है, यानी कि ये मिश्रधन दिया हुआ है 5 वर्ष का और ये 8 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहले हम समय का अंतर निकाल लेंगे। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 वर्ष लिख लिया। और ये जो धनराशियाँ दी हुई हैं इनका भी अंतर निकाल लेंगे। 8,400 में से 7,500 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 900 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 वर्ष समय में वृद्धि हुई है तो रुपयों में कितनी वृद्धि हुई है, 900 रुपये की वृद्धि हुई है। यानी कि 3 वर्ष का ब्याज कितना मिला है, 900 रुपये मिला है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। दोनों तरफ 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। इसे 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 300 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 वर्ष का ब्याज कितना मिल रहा है, 300 रुपये, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष का और 8 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कोई भी एक वैल्यू चूज कर लेनी है। तो मैं 5 वर्ष वाली ले रहा हूँ, ठीक है। तो 5 वर्ष का हमें कितना ब्याज मिलेगा, दोनों तरफ हम 5 से गुणा करके निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसे 5 से गुणा करेंगे तो 1,500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर 5 वर्ष में 1,500 रुपये ब्याज मिल रहा है और हमारा मिश्रधन हमें दिया हुआ है 7,500, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7,500 रुपये हमारा मिश्रधन है, ठीक है। अब मिश्रधन में क्या क्या होता है, एक तो मूलधन होता है यानी कि प्रिंसिपल, और दूसरा साधारण ब्याज यानी कि SI होता है, ठीक है। तो SI हमने निकाल लिया है कि 1,500 रुपये है। तो यानी कि अब हम इससे हमारा प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7,500 में से 1,500 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि हमारा मूलधन आ गया कि मूलधन कितना है, 6,000 रुपये है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ब्याज की वार्षिक दर पूछी जा रही है। अगर आपको ब्याज की वार्षिक दर निकालनी है तो आपको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो ये कि हमें 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है और हमारा मूलधन कितना है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए होती है, मूलधन चाहिए होती है। तो हम दर निकाल सकते हैं, ठीक है। दर प्रतिशत में होती है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 300 रुपये है, ठीक है। और इसे भाग कर देंगे मूलधन से यानी कि 6,000 से, और इसे गुणा कर देंगे 100 से प्रतिशत में बदलने के लिए। अब देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे और 6 से इसे काटेंगे 30 को तो कितने पे कटेगा, 5 पे कट जाएगा। यानी कि दर कितनी है, 5% है वार्षिक दर, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा
और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।